चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्लास 10 पॉलिटिकल पार्टी के पेज नंबर 3 यानी कि NCERT बुक में पेज नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस पेज को अच्छी तरह से पढ़ लें। यह NCERT बुक के पेज नंबर 3 यानी कि क्लास 10 पॉलिटिकल पार्टी पेज नंबर 3 से रिलेटेड यह वीडियो है, जिसमें सभी प्रश्न केवल इसी पेज से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पार्टियां में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, या कह सकते हैं पार्टियों में निर्णायक भूमिका क्या है, पार्टियों की निर्णायक भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं सही आंसर क्या होगा। कानून बनाने में, पढ़ाई, कृषि या व्यवसाय में। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सही उत्तर हो गया, पार्टियों का निर्णायक भूमिका कानून बनाने में होती है। यानी कि हर एक पार्टियां जो भी सत्ता में आती है वो कानून बनाने का काम करती है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को अच्छी तरह से देख लेते हैं। आर्टिकल 245 आर्टिकल 245 में यह अधिकार संसद को दिया गया है, जिसमें सभी विभिन्न दलों की पार्टियां संसद में बैठ करके अलग अलग मतों पर डिस्कस करती है और उसे पारित करती है। या कह सकते हैं कि कानून बनाने का अधिकार हमारे यहाँ आर्टिकल 245 के अधिकार के अधीन संसद को दिया गया है। वहीं आर्टिकल 249 पहला है 245, दूसरा हो गया 249। आर्टिकल 249 के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 249 को संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 250 को देखते हैं। आर्टिकल 250 में आपातकाल की घोषणा के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। ध्यान देंगे, आर्टिकल 249 में नॉर्मल है, किसी को खास आपात की बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 249 में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। वहीं अगर 250 की बात करते हैं, आर्टिकल 250 की बात करते हैं, तो आपातकाल की घोषणा के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। एक और आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 33। इस आर्टिकल को कहा जाता है मौलिक कर्तव्य का या मौलिक अधिकार का विरोधाभास। आर्टिकल 33 को मौलिक अधिकार का विरोधाभास कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 33 के अधीन या आर्टिकल 33 के अधीन संसद को यह अधिकार मिलता है कि सशस्त्र बलों, पुलिस बलों या खुफिया एजेंसी या अन्य कर्मी जो हमारे सरकारी एजेंसियों में काम करते हैं या सरकारी खुफिया विभाग में काम करते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध कर दिया जाता है। यानी कि आर्टिकल 33 के अनुसार सशस्त्र बल, पुलिस या खुफिया विभाग के लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विधानमंडल कानून पर बहस की जाती है और पारित की जाती है। कानून पर बहस की जाती है और पारित किया जाता है डैश में, किस में, कानून पर किस में बहस की जाती है और कहाँ पारित होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया विधानमंडल या लेजिस्लेचर। विधानमंडल या लेजिस्लेचर में, विधानमंडल में या संसद में जो भी पार्टी के दल होते हैं, पार्टी प्रमुख होते हैं, वो वहाँ पर बैठ करके अलग अलग बातों को, अलग अलग मतों को, कानून के बारे में बैठ करके डिस्कशन करते हैं और उसे पारित करते हैं। इससे रिलेटेड दो अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद होता है 118, पहला अनुच्छेद है 118 और दूसरा अनुच्छेद 245। थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। पहला अनुच्छेद हो गया 118, इसमें संसद की प्रक्रिया के नियम से संबंधित है। यह 118 अनुच्छेद संसद की प्रक्रिया, यानी यहाँ ध्यान से, संसद के प्रक्रिया, यह स्वयं के लिए बनता है, यह संसद स्वयं के लिए बनाती है। अनुच्छेद 118 के तहत में यह संसद की प्रक्रिया से संबंधित नियम है या संसद की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है। वहीं 245 में यह कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा लगाए गए कानून पूरे भारत या राज्य में लागू होते हैं। और यह है हमारा अगला प्रश्न, विधानमंडल के सदस्यों को कौन निर्देशित करता है। विधानमंडल के सदस्यों को कौन निर्देशित करता है, या कह सकते हैं कि जो भी पार्टियां होती है उसमें जो सदस्य होते हैं उनको कौन बताता है या कौन उनको गाइड करता है। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब हो गया,
पार्टी लीडर। ये सारा काम पार्टी के जो लीडर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये पार्टी के लीडर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हैं कि उन्हें किस समय क्या करना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पार्टियां डैश का गठन और संचालन करती हैं। पार्टियां डैश का गठन और संचालन करती हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पार्टियां सरकार का गठन और संचालन करती है। जो भी पार्टियां जीत करके सत्ता में आती है उन पार्टियों के द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है, इसलिए कहते हैं पार्टियां सरकार का गठन और संचालन करती हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विपक्षी दल डैश की भूमिका निभाते हैं। विपक्षी दल किसकी भूमिका निभाते हैं? तो हमारा इसका सही उत्तर हो गया, विपक्षी दल अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं। विपक्षी दल जो होते हैं वो अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी इससे ध्यान देते हैं कि पहले देखते हैं कि क्या अपोजिशन का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में दिया गया है कि नहीं। तो साधारण रूप से कहा जाता है कि इसका कोई भी किसी भी प्रकार का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अपोजिशन का कहीं भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया, मगर 1977 के अधीन 1977 के अधिनियम के अनुसार 1977 के एक लॉ पास करके इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। 1977 में इसे एक आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी, लेकिन हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, विपक्ष दल सरकार की आलोचना करते हैं डैश के लिए या किसके लिए? जो विपक्ष दल होते हैं या विपक्ष में बैठे जो लोग होते हैं, या फिर न यह नहीं कह सकते कि विपक्ष दल, इसमें आम जनता भी कई बार सरकार की आलोचना करती है, और वो सिर्फ आलोचना करती है उनके द्वारा गलत नीतियाँ या उनके द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों की आलोचना सरकार के में बैठे विपक्षी दल और जनता के द्वारा किया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पार्टियां डैश को आकार देती है। पार्टियां किसे आकार देती हैं? तो सही उत्तर हो गया पब्लिक ओपिनियन। पार्टियां जो होती हैं पब्लिक ओपिनियन या जनमत को आकार देती है, क्योंकि जनमत या सभी जन लोग मिल करके ही किसी न किसी पार्टियों को वोट देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पार्टियां हैं जो पब्लिक ओपिनियन को आकार देती है, जनमत को आकार देती हैं। हमारा चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पार्टियां आंदोलन की शुरुआत करती हैं किसके लिए? पार्टियां जो होती है वो किसके लिए आंदोलन की शुरुआत करते हैं? तो सही उत्तर को देखते हैं, पार्टियां लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन करती हैं। पार्टियां जो होती हैं वो लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए आंदोलन करती है। इसमें कुछ विपक्ष दल होते हैं, कुछ पार्टी के जो रूलिंग पार्टी होते हैं उसके लोग होते हैं जो हमेशा समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। इसमें कुछ बातें एक विशेष है, कहा जाता है कि आंदोलन करने या फिर कह सकते हैं कि विचार या स्वतंत्रता के करना, आंदोलन करना हमारी विचार या स्वतंत्रता के अधीन आता है या के अधीन आता है। तो कह सकते हैं कि यह आर्टिकल 19 के तहत इसके हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19(1) के ए में लिखा गया है कि विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) के ए में है विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वही 19(b) में लिखा गया बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करना, यानी कि विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करना, ये सभी एक प्रकार के क्या कह सकते हैं आंदोलन का एक तरीका है। हमारा अगला प्रश्न है, पार्टियां लोगों को डैश तक पहुंचाती है, और सही उत्तर हो गया सरकारी तंत्र तक। पार्टियां जो होती हैं वो लोगों को सरकारी तंत्र तक पहुंचाती हैं। कह सकते हैं कि सरकार द्वारा बहुत सारी लुभावने या ऑफर दिए जाते हैं जो लोग उन तक नहीं पहुंच पाते या लोगों के पास इनकी जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए वो अपने आसपास में जो क्षेत्रीय पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनसे संपर्क करते हैं और अलग अलग जो ऑफर दिए सरकार के द्वारा जो ऑफर दिए जाते हैं उनका लाभ उठाते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कल्याणकारी योजनाएं डैश द्वारा लागू की जाती है। तो जितनी भी प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं लगभग सरकार के द्वारा लागू की जाती है। कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है,
पार्टियों को लोगों की आवश्यकताओं के प्रति डैश होना चाहिए। कह सकते हैं कि पार्टियों को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। पार्टियों को लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी को किसमें खारिज करती है? जनता पार्टी को कब खारिज करती है? कह सकते हैं जनता जो होती है वो पार्टियों को कब खारिज करती है? सही उत्तर हो गया चुनाव के द्वारा। जनता जो होती है वो पार्टियों को चुनाव के द्वारा खारिज करती है। अगर कोई पार्टी अच्छा तरह से काम नहीं करती है तो उसे वोट नहीं दे करके उस पार्टी को हरा दिया जाता है, जिस कारण वह पार्टी अब सरकार नहीं बना सकती है। और ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न, पार्टियों के बिना हर उम्मीदवार कैसा होगा? पार्टियों के बिना हर उम्मीदवार कैसा होगा? तो बहुत ही सिंपल है, हर पार्टियों के बिना हर उम्मीदवार अपने में स्वतंत्र होगा। और यह कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी, क्योंकि अगर ये उम्मीदवार आपस में स्वतंत्र रहेंगे तो ये देश हित या राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोचेंगे। यह अपने क्षेत्रीय या अपने एरिया जहाँ से वो जीत करके आते हैं बस उस जगह का विकास चाहेंगे, बल्कि उसके आसपास के जो लोगों के बारे में वो उसका कोई उत्तरदायी नहीं रहेगा।